नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का हमारे चैनल एग्जाम विथ में स्वागत है। जैसा कि हम लोग जीएस का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, तो उसी श्रृंखला में मेरे द्वारा आज दूसरा जीएस का प्रैक्टिस सेट लाया गया है, जिसमें कुछ चुनिंदा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रखे गए हैं। आइए हम सभी उनको देखते हैं और उनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो देखेंगे, पहला सवाल है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? बताइए भाई, बहुत ही सरल सवाल है, ज़्यादा कुछ कठिन है नहीं। जीडी में ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ज़्यादा कुछ कठिन नहीं पूछे जाते हैं। अगर 20 नंबर का इस बार आपका जीडी का प्रश्न पत्र आना है जीएस का, तो उसमें से 12 से 14 प्रश्न ऐसे होंगे जो बहुत ही सरल होंगे, जो नॉर्मली आपको आते होंगे। 7 से 8 क्वेश्चन ही थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? भरत चक्रवर्ती। इनके बारे में जान लीजिए। ये जैनों के प्रथम तीर्थंकर, जैनों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र थे। इनके क्या थे? इनके क्या थे? ये इनके पुत्र थे। बात समझे? ये जो ऋषभदेव के पुत्र थे भरत चक्रवर्ती, इन्हें महान शासक भी माना जाता है। इसके अलावा अगर महाराणा प्रताप की बात करें तो 1576 में आप सभी जानते हैं हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर की तरफ से मान सिंह ने, जो कि महाराणा प्रताप का भाई भी था, आपस में युद्ध हुआ, जिसमें से अकबर की टीम या फिर अकबर की सेना जीत गई और महाराणा प्रताप हार गए थे। और इनके घोड़े का नाम चेतक वगैरह भी पूछ लिया जाता है। हाँ, राजेंद्र प्रसाद इनके हाथी का नाम पूछ लिया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद को मारने के बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना की किसकी सहायता से? इन्होंने चाणक्य की सहायता से स्थापना की थी। कौन से? चाणक्य इनके कौन थे? गुरु थे। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त भी था। क्या नाम था? विष्णुगुप्त। या फिर इन्हें कौटिल्य भी बोलते थे। क्या बोलते थे? कौटिल्य। इसके अलावा इन्होंने एक रचना की थी पुस्तक की, जिसका नाम था अर्थशास्त्र। क्या नाम था? अर्थशास्त्र। लेकिन इससे एक प्रश्न ये बनता है कि अर्थशास्त्र किससे संबंधित थी? तो अर्थशास्त्र आपकी राजनीति से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? राजनीति से। मौर्यकालीन जो राजनीतिक परिस्थितियां चल रही थी, उससे संबंधित थी। और अशोक मौर्य, यह है मौर्य वंश का महान शासकों में से एक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है? ये बढ़िया है, तो आसान सवाल, लेकिन अच्छों को भी नहीं आता है, इस सवाल के बारे में जानकारी नहीं है। बताइए भाई। तो इसका उत्तर होगा मुंबई। मुंबई क्या है? भारत का सबसे बड़ा शहर है। इसके अलावा इनकम भी सबसे ज़्यादा यहीं पर ही होती है लोगों की। इसके अलावा मुंबई के बारे में एक तथ्य और जान लीजिए कि ये सालसेट द्वीप पर स्थित है। यही क्वेश्चन बनता है अधिकतम। सालसेट द्वीप में स्थित है कौन? मुंबई। ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी है। एक क्वेश्चन और देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? इसमें आप क्षेत्रफल की दृष्टि से तथा जनसंख्या की दृष्टि से पूरा बताएंगे। ठीक है, बताइए। आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका हो जाएगा इसमें से राजस्थान। क्या होगा? राजस्थान। ये नंबर 1 में है। दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर में आपका महाराष्ट्र है, और चौथे नंबर पे आपका क्या है? उत्तर प्रदेश। ये सब किसकी दृष्टि से है? क्षेत्रफल। वही, लेकिन अगर जनसंख्या की बात की जाए, जनसंख्या की, तो नंबर 1 में आपका क्या हो जाएगा? नंबर 1 में आपका उत्तर प्रदेश होगा। ठीक। नंबर 2 में आपका महाराष्ट्र होगा। नंबर 3 की बात किया जाए तो नंबर 3 में आपका बिहार होगा। ठीक है, ये क्लियर है। इसके अलावा पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का वह जिला जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला है, तो वह है आपका प्रयागराज, जो कि इलाहाबाद इसका पूर्व नाम था, आज की डेट में प्रयागराज है, वह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल कितने राज्य हैं? ये तो आप सभी जानते हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रदेश में
पहले 29 थे, लेकिन जम्मू कश्मीर को क्या कर दिया गया, एक यूनियन टेरिटरी में चेंज कर दिया गया, जिससे अब पहले 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन फिर क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर को चेंज कर दिया गया, जिससे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसमें अधिकतर कंफ्यूजन हो जाती है। इसके बारे में कुछ तथ्य अगर आपके पास जानकारी में हो तो जरूर बताएंगे। तो देखेंगे भारत की सबसे लंबी, जब भारत की सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो उसका उत्तर होगा गंगा, जिसकी लंबाई कुल कितनी है, 2525 किलोमीटर। क्लियर है, ये बात आप सभी जान रहे हैं। और इसी प्रकार से एक ब्रह्मपुत्र नदी भी है। ब्रह्मपुत्र नदी वहां पर तिब्बत के मानसरोवर के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश से अंदर प्रवेश करती है, असम में एक बड़ा सा मांजुली द्वीप का निर्माण करती है और फिर बांग्लादेश में चली जाती है और वहां पर जा करके जमुना नाम से कहलाई जाती है। और जो गंगा नदी बांग्लादेश में पदमा नाम से जानी जाती है, आपस में संगम हो जाता है और यही संगम हो जाता है और यही संयुक्त धारा मेघना के रूप से जानी जाती है। अगर गंगा नदी तंत्र की बात किया जाए तो कुछ इस प्रकार से अलकनंदा और भागीरथी मिल करके उत्तराखंड से गंगा नदी का निर्माण करती है। यहाँ पर देवप्रयाग स्थित है। कौन सा प्रयाग? देवप्रयाग। देवप्रयाग में इसका नाम क्या कहलाएगा? गंगा हो जाएगा। अब जब ये गंगा नदी आगे आएगी तो कुछ इस प्रकार से उत्तराखंड से बहते हुए उत्तर प्रदेश के बिजनौर नामक जिले से, कहाँ से? बिजनौर नामक जिले से, मैं लिख देता हूं, उत्तर प्रदेश के, यूपी के बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। ये क्वेश्चन अभी अधिकतर बनता है। बिजनौर जिले से प्रवेश कर दी है गंगा नदी और उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से निकल जाती है। समझ गए? कौन से जिले से? बलिया जिले से बिहार की ओर चली जाती है। तो कौन कौन से राज्यों में गई? सबसे पहले आपका उत्तराखंड से निकली, उत्तराखंड से निकलने के बाद उत्तर प्रदेश में प्रवेश की, बिहार गई, बिहार के बाद आपका धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए पश्चिम बंगाल होते हुए चली जाती है। अगर मैं इसकी नदियों की कुल बात करूं तो देखेंगे ये उत्तराखंड से आई और सबसे पहले इनसे आकर के रामगंगा नदी बनती है। रामगंगा, रामगंगा के बाद एक नदी है गोमती नदी, गोमती नदी मिलती है। गोमती नदी कहाँ से निकलती है? देखो रामगंगा नदी वगैरह तो ये सब हिमालयन नदियां हैं, लेकिन जब गोमती नदी की बात करेंगे तो ये पीलीभीत जिले के फुलहर नामक झील से निकलती है। इस बात को याद रखना है। गोमती नदी मतलब ये जो है एक झील है जो आंतरिक स्रोत बना हुआ है, वहां से एक फुलहर झील बन जाती है उसी स्रोत में, वहीं से निकली है कौन सी नदी? गोमती नदी। ठीक है। ये गोमती नदी के बारे में एक पॉइंट और बनता है कि आपका लखनऊ, लखनऊ के किनारे कौन सी नदी बहती गई है? तो गोमती नदी के किनारे लखनऊ स्थित है। इसके अलावा रामगंगा, गोमती, गोमती के बाद आता है आपका घाघरा, घाघरा यहाँ मिलेगी। इसके बाद यहाँ से एक यमुना नदी आपकी आती है, आप सभी जानते हैं यमुना नदी। ये आपके उत्तराखंड के, ये थोड़ा मैं इधर आगे ले आया, यहाँ से है यमुनेत्री ग्लेशियर से, बंदरपूछ नामक स्थान के यमुनेत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकली है। यमुना की सहायक नदियों की बात किया जाए तो एक होगी चंबल, सिंध, बेतवा, और सॉरी ये नीचे वाला पॉइंट आपका क्या है, ये थोड़ा सा मैंने गलत बना दिया। सिंध के बाद आपका बेतवा, बेतवा के अलावा अपने बांदा जिले से केन नदी, केन नदी, ये भुजहा नामक स्थान लिखा रहता है, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि चिल्ला के पास ये केन नदी जो है यमुना नदी से मिल जाती है। हाँ, ये आकर के प्रयागराज में, कहाँ पर? मैं पी से डिनोट किए दे रहा हूँ, प्रयागराज में आकर के किससे मिलती है? आपकी गंगा नदी से मिल जाती है। घाघरा के बाद आपकी आएगी एक गंडक, गंडक, गंडक के अलावा यहाँ से एक आती है नदी जिसका नाम है टोन, टोन के बाद आती है एक सोन, और इसके बाद और नदियों के बारे में अगर आप जानना चाहें तो मैं बता देता हूं। और आगे जानना चाहें टोन, सोन, इसके अलावा आगे थोड़ा आते हैं तो कोसी, कोसी नदी आकर के बिहार में जम्मू, यहाँ से गंगा नदी से मिल जाती है। कटिहार जिला है, कौन सा जिला? कटिहार जिला, वहां पर आकर के किससे मिलती है? गंगा नदी से मिल जाती है।
इसके अलावा कोसी के अलावा यहाँ पर आती है एक आपकी महानंदा करके है, ये आपका सिक्किम क्षेत्र से होकर के चली आती है। तो इस प्रकार से ये नदियां आकर के किससे मिलती है, गंगा से मिलती है। इसके अलावा एक आपकी ब्रह्मपुत्र नदी होती हुई चली आती है, जो कि आके प्रवेश करते हुए यहाँ पर आगे आपकी ये मान लीजिए ये पार्ट आपका किसका है, ये पार्ट है आपका बांग्लादेश का। अब ये ब्रह्मपुत्र नदी, कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे तिब्बत क्षेत्र में सांगपो नाम से जाना जाता है, अंदर आई, भारत में प्रवेश की, और जैसे ही आपके ये बांग्लादेश में प्रवेश की, इसका नाम हो गया जमुना। क्या नाम हो गया, जमुना। और ये जो अपनी गंगा नदी है, ये आकर के जैसे यहाँ प्रवेश की तो इसका नाम हो गया पद्मा। क्या नाम हो गया, पद्मा। अभी तक ये गंगा थी, अब ये क्या हो गई, पद्मा। अब यहाँ से अपने भारत देश से एक और नदी आती है मणिपुर से निकलती हुई, जिसका नाम है बराक नदी। और ये बराक नदी आके यहाँ पर आगे जैसे ही मिलती है यहाँ पे, तो यहाँ पर इनकी सबकी संयुक्त धारा मिलकर के क्या बन जाती है, जिसका नाम हो जाता है मेघना। सारी बात समझ में आ गई। ये था आपका पूरा गंगा नदी तंत्र। सारी बात समझ में आई। कोई ऐसा पॉइंट मैंने प्रयास किया कि जो आपका ना छूटे, गंगा नदी तंत्र के बारे में सारी जानकारी आपको क्या हो जाए, मिल जाए। तो समझ गए होंगे। कोसी नदी के बारे में बता दिया, ब्रह्मपुत्र के बारे में बता दिया, गंडक नदी के बारे में भी। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, किस कारण होते हैं, दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण, तिमाही गति के कारण। क्या होगा भाई बताओ। मेहनत करते रहिए भाई, पढ़ते रहिए, तभी आएगा। दैनिक गति के कारण, इसका उत्तर क्या होगा, दैनिक गति। अब देखो इसके बाद कैसे दैनिक गति के कारण कैसे यहाँ पर दिन और रात होते हैं। जैसे पृथ्वी आपकी प्रतिदिन घूम रही है, कैसे घूम रही है, आपकी पृथ्वी कुछ इस प्रकार से घूम रही है, ऐसे घूम रही है, इधर की ओर ऐसे घूमती हुई जा रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। जब पश्चिम से पूर्व की ओर घूमेगी, अब यहाँ पर सूर्य है और यहाँ पर आपकी पृथ्वी है, ये इस प्रकार से घूमेगी, तो देखेंगे कि इसीलिए तो आपका सूर्योदय पूर्व से होता है। बात समझ रहे हो, पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूम रही है, इसलिए सूर्योदय कहाँ से होगा, पूर्व की ओर, पूर्व की ओर से होता है, और पश्चिम की ओर क्या होता है, अस्त होता है। प्रतिदिन चक्कर लगाती है अपनी पृथ्वी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, दैनिक गति के कारण। इसका क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर की बात करें तो क्या होगा, उत्तर भारत का मैनचेस्टर आपका कानपुर है ना। और यहाँ बात करेंगे तो इसका उत्तर होगा आपका सर ओसाका। क्या उत्तर होगा, इसका उत्तर होगा ओसाका। और नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक बात और याद रखिएगा, अगर जो सबसे ज़्यादा जलयान वगैरह बनाए जाते हैं किसी देश में इस क्षेत्र में, तो उसका उत्तर होगा जापान। जापान में सर्वाधिक जलयान बनाए जाते हैं, समझ में आया। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भी जापान शीर्ष नंबर पर रहा है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की। बहुत ही बढ़िया सवाल है, करके दिखाइए, बताइए भाई क्या होगा इसका उत्तर। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, थोड़ा सा ये जो है ना, मतलब उसी क्षेत्र के आसपास की बात होगी, तो इसका उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के बारे में और जान लीजिए, इसे भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता था। इन्हें क्या कहा जाता था, भारतीय अशांति का जनक। किसने कहा था ये बोला था वैलेंटाइन सिरोल ने, वैलेंटाइन सिरोल। इसके अलावा और जान लीजिए, गीता रहस्य इन्होंने लिखी है। मराठा अंग्रेजी पत्र था इनका, अंग्रेजी अखबार था। केसरी भी इनका एक क्या था, पत्र था, जो उसी क्षेत्र की मराठी लैंग्वेज में था। और इसके अलावा
और भी इसके बारे में जान लीजिए, इनके बारे में, कि इन्होंने कहा था स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इन्हें लोकमान्य के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था इन्हें? लोकमान्य के नाम से जाना जाता था। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बताएं भाई। 1857 लॉर्ड डलहौजी जब व्यपगत का सिद्धांत वगैरह लेकर के आया था, तो काफ़ी ज़्यादा असंतोष उस टाइम पर फैल गया था। तो जब असंतोष काफ़ी ज़्यादा फैल गया था, तो 1857 की महान क्रांति हुई थी, जो कि असफल हुई थी। 1857 की क्रांति का जो चिन्ह था वह था रोटी और कमल करके था, है ना। लेकिन बात करेंगे उस टाइम पर, तो उसके पहले 1857 की क्रांति के पहले लॉर्ड डलहौजी था। लेकिन 1857 की क्रांति में इसके बाद आया था आपका लॉर्ड कैनिंग। कौन आया था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के बारे में पॉइंट बनता है, यह भारत का प्रथम वायसराय था। वायसराय था, ठीक है। 1857 की क्रांति के बाद अधिनियम आया था, उसके तहत इसको गवर्नर जनरल से हटा करके वायसराय कर दिया गया था। इसके अलावा कैनिंग से संबंधित एक पॉइंट और बनता है कि इसने 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की। एक था मद्रास विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय। इसके अलावा एक था कोलकाता विश्वविद्यालय, एक और था जिसका नाम था मुंबई विश्वविद्यालय। इसने 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की थी। इससे संबंधित ये प्रश्न बन सकता है। भारत भारतीयों के लिए है नारा किस संस्था ने दिया? बताएंगे। यह नारा जो है आपके आर्य समाज ने दिया था। किसने दिया था? आर्य समाज ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती। कब की थी? सन 1875 में, ठीक। ब्रह्म समाज की बात करेंगे तो इसकी स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय। कब की थी? सन 1828 में की थी। इसके अलावा विधवा पुनर्विवाह एक्ट वगैरह कब आया था? 1829 में आया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से इन्होंने मिल करके इस प्रकार की जो हमारी समाज में कुरीतियां फैली हुई थी, उनको समाप्त करने का बड़ा प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच होकर के बहने वाली नदी। ये देखिए, ये क्वेश्चन क्या हुआ कि इसको मैंने आपको ज्योग्राफी की क्लास में बहुत अच्छे से कराया हुआ है। अगर आपने उसको क्लास को लिया है ना, तो निश्चित ही ये प्रश्न आपका आ रहा होगा। ऊपर आई पॉइंट में लिंक आ रही होगी, उससे आप देख लीजिएगा इस क्वेश्चन के बारे में। देखेंगे तो विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच से होकर के बहने वाली नदी, तो उसका नाम होगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कुछ इस प्रकार से, देखिए बता देता हूँ सॉरी, कुछ ऐसा अपना भारत देश है जिसमें से, ये आप सभी जानते हैं कि ये जो पहाड़ी है इसको बोलते हैं अरावली पहाड़ी, और यहाँ पर एक श्रृंखला गई है जिसे बोलते हैं विंध्याचल। क्या बोलते हैं? विंध्याचल। इसके अलावा यहाँ पर एक नीचे एक श्रृंखला गई है, इसको बोलते हैं सतपुड़ा। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़ी, ठीक है। अब यहाँ से एक नदी निकली हुई है जो कि कुछ ऐसे बहकर चली जाती है। इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है नर्मदा। क्या नाम है? नर्मदा। तो नर्मदा नदी जो है विंध्याचल
और सतपुड़ा इन दो पर्वतों के मध्य से निकली है। और इसके ऊपर कौन सी नदी बहकर क्यों जाती है? ये जाती है गंगा। और देखो ये सतपुड़ा, इसके नीचे एक नदी बह करके जाती है जिसका नाम है ताप्ती। क्या नाम है? ताप्ती। तो सतपुड़ा के दक्षिण में कौन सी नदी है? ताप्ती। सतपुड़ा के उत्तर में कौन सी है? नर्मदा। विंध्याचल के दक्षिण में कौन है? नर्मदा। विंध्याचल के उत्तर में कौन है? गंगा। विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। और यह दोनों नदियां यहाँ पर अरब सागर में जाकर के गिरती हैं। यही प्रायद्वीपीय भारत की ऐसी मात्र दो नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय भारत में अरब सागर में जाकर के गिरती हैं। और बाकी हमारा भारत कुछ इस प्रकार से है ढलान, ये वाला पार्ट जो है भारत का कुछ ऐसे ढलान हुआ है, जितनी बाकी नदियां तो इधर को बहती हुई चली जाती हैं। बात समझे? अब बात करते हैं सिंधु नदी की। तो सिंधु नदी यहाँ पर ऊपर अगर भारत की बात करें कुछ ऐसे, यहाँ से आती हुई सिंधु नदी कुछ ऐसे कर करके पाकिस्तान में चली जाती है। ये मानसरोवर के निकट निकलती है और भारत में प्रवेश करती हुई कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान में। सिंधु नदी जल तंत्र में कुछ प्रमुख नदियां हैं, जिसमें से आपकी एक हो जाएगी चिनाब, रावी, सतलज, व्यास। चिनाब, रावी, सतलज, व्यास, ये कुछ नदियां हैं जो सिंधु नदी की क्या है? सहायक नदियां हैं, जो पाकिस्तान में होकर के चली जाती हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं गोदावरी नदी की। तो महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबक नामक स्थान से, कहां से? गोदावरी की बात करते हैं जब, तो यहां लिख लीजिए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबक नामक स्थान, त्र्यंबक नामक स्थान से निकलती है। उद्गम स्थल इसका त्र्यंबक नामक स्थान है। आगे लिखेंगे भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन सा है? जहां पर सबसे ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह होता होगा, वही सबसे ज्यादा संपत्ति वाला क्या होगा? राज्य होगा। और सबसे ज्यादा विकसित भी वही होगा, जनसंख्या भी सबसे ज्यादा अधिकतर होनी चाहिए। तो इसका उत्तर इनमें से क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। आप इसके बारे में जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर पूछा जाता है, अच्छे अच्छे लोगों को नहीं आता है। तो इसका उत्तर होगा सर कतर। क्या उत्तर होगा इसका? कतर, ना कि संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका क्या उत्तर होगा? एक सेकेंड, ओहो फिर से चला गया क्या? एक सेकेंड, मैं इसको भी ले आता हूँ। चलिए, कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, चलिए उसको क्लियर कर लिया हम लोगों ने। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा सर? कतर। इसका उत्तर क्या होगा? कतर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा का कारण बनती है? बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, टेट, सुपर टेट वगैरह में ऐसे क्वेश्चन इन्वायरमेंट में बहुत पूछे जाते हैं। तो इसका हो जाएगा SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है? निम्नलिखित में से किस पदार्थ में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है? तो इसका उत्तर होगा पानी। पानी क्या होता है? ये सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा रखने वाला पदार्थ है। ठीक है, एक क्वेश्चन और, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? ये इसके बारे में आपने WHO के बारे में अभी कोरोना काल में बहुत ज़्यादा ही सुन लिया होगा, तो मैं इसके बारे में बड़ा बड़ा बता देता हूँ। 7 अप्रैल 1948 में WHO की स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी? जिनेवा नामक स्थान पर। जिनेवा कहाँ पर है? ये स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, तो 1948 में 7 अप्रैल 1948 को जेनेवा में स्विट्जरलैंड के जेनेवा में WHO की स्थापना हुई थी। और 7 अप्रैल को इसलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। कौन सा? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को इसी वजह से मनाया जाता है। एक क्वेश्चन हो, शरीर के आंतरिक
भागों का परीक्षण किस उपकरण के द्वारा किया जाता है? बताइए भाई। तो इसका उत्तर होगा एंडोस्कोप। क्या इसका उत्तर होगा? एंडोस्कोप। तो प्यारे दोस्तों, ये बताइए कैसे लगी आज की क्लास आपको? आप लोगों को समझ में आया या नहीं समझ में आया? हमने बहुत ही चुनिंदा और अच्छे क्वेश्चनों का समावेशन किया था इस क्लास में। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से हम लोगों को प्यार देते रहिए, जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। सभी को जय हिंद, जय भारत।